हेलो गैस, दिस इज़ अंकुर राठी अगेन विद यू। गैस, जो हमारी ये सीरीज़ चली है, मेरा कोर्स जो है ये इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान और मूल विधि। इसमें आज हम अपनी अगले टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा छोटा टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन संविधान की विशेषताएं यानी कि सम इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम इस पर बात करेंगे। देखिए, तो आपके सामने स्क्रीन पे है, पहला फीचर हम देखते हैं, सबसे लंबा और लिखित संविधान इंपॉर्टेंट है। आपके सामने क्वेश्चन ऐसा आ सकते हैं, निम्न में से बताइए भारतीय संविधान का कौन सा कारक नहीं है या विशेषता नहीं है। तो देखिए, सबसे लंबा और लिखित संविधान, भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और सबसे लंबा संविधान है। सबसे लंबा संविधान क्यों है? देखिए, क्योंकि भारतीय संविधान में एक तो प्रारंभ में ही देखिए, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, देखिए 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ शुरू में थी सर 1950 में। लेकिन आज के टाइम में क्या है, 465 से ज़्यादा अनुच्छेद है और 25 भाग है और 12 अनुसूचियाँ है, तो लगातार बढ़ती जा रही है। बात समझ में? तो आपको बात कर लूँ इसके क्या क्या कारण है। देखिए, बड़ा होने के कारण क्या है, एक तो भौगोलिक संरचना, भारत बहुत बड़ा है, भौगोलिक संरचना है इस तरीके की है, और उसकी विविधता बहुत पाई जाती है। अलग अलग तरह के राज्य पाए जाते हैं, अलग अलग तरह की, जहाँ पर संस्कृति, अलग तरह के लोग, अलग अलग तरीके के विभिन्न प्रकार के धर्म है, जाति है, उनकी सामाजिक संरचना है, उन सबको समाहित करने के लिए बड़ा संविधान चाहिए। ऐतिहासिक कारण क्या है, 1935 का अधिनियम जो है बहुत बड़ा और विस्तृत अधिनियम था, लगभग सारे प्रावधान इससे ही लिए गए हैं। एकल संविधान है भारत में। देखिए, आप बताइए, जो राज्य है भारत में 29 राज्य है और यूनियन टेरिटरीज़ है। तो जितने भी हमारे पास जितने राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज़ है, उनका अलग अलग संविधान नहीं है। भारत का एक ही संविधान है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर, अब जम्मू कश्मीर क्योंकि अब अलग राज्य नहीं रहा, ये विशेष राज्य नहीं रहा, तो वो भी वहाँ पे भी ये संविधान अब लागू हो गया है, इसीलिए उसके कुछ पहलू और बढ़ गए संविधान के। संविधान सभा का कानूनी विशेषज्ञ की प्रभुत्ता, यानी कि जो कानूनी विशेषज्ञ हो गया वो कुछ ज़्यादा विशेष चीज़ उसमें डालेगा, और जब ज़्यादा विशेष चीज़ डालेगा तो उसका आकार भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से विशेषता के गुण बहुत ज़्यादा इसमें है भारतीय संविधान में, इसलिए ये बड़ा है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, विभिन्न स्रोत में विहित है। इसमें बहुत सारे विभिन्न स्रोत है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है, अगर हम बात करूँ तो 1935 का अधिनियम। अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय संविधान में सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे देशों से हमने संविधान के विभिन्न रूप लिए हैं, अंग लिए हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं हम। देखिए, ये है नियमितता और अनियमितता का समन्वय। नियमितता का मतलब होगा लचीला, और अनियमितता का मतलब होगा कठोर। भारतीय संविधान दोनों इससे तथ्य हैं, जो लचीले भी है और कठोर भी है, जो इसे कठोर बनाते हैं। लचीले क्या है? देखिए, भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो संविधान संशोधन से बदले जा सकते हैं, लेकिन उनमें संविधान संशोधन बहुत आसानी से संसद की जो व्यवस्था है, संसद की जो पूर्ण बहुमत से ही या सामान्य बहुमत से पारित होके वो बदले जा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था ब्रिटिश संविधान से हमने ली है। और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो बहुत कठोर है, जिसमें 2/3 बहुमत चाहिए होता है, विशेष बहुमत चाहिए होता है उसे बदलने के लिए, प्लस 50 से अधिक राज्यों की अनुशंसा उसमें चाहिए होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जीएसटी लागू कराने में बहुत समय लग गया। दूसरा एग्जाम्पल लोकपाल बिल, जिसमें राज्यों की 50% राज्यों की अनुशंसा भी लागू करने के आवश्यक है। ये अमेरिकी संविधान से हमने प्रावधान लिया गया है। भारत में दोनों का ही मिश्रण है, इसीलिए लचीला भी है ये और कठोर भी है, ये इसकी बढ़िया विशेषता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर हम आगे चलते हैं तो आगे मैं आपसे बात करता हूँ। ये है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत में एकात्मक और संघीय व्यवस्था आपको पहले देखनी होगी, समझनी होगी। देखिए, एकात्मक क्या होता है? एकात्मक का मतलब होता है जहाँ पे शक्ति का केंद्रीकरण होता है, शक्ति का एक जगह एक ही संस्था में निहित होती है शक्ति। ठीक है ना? और संघीय व्यवस्था क्या होती है? संघीय व्यवस्था होती है जहाँ पे शक्तियों का बंटवारा होता है, सबको अपना अपना काम दिया होता है, वो काम संविधान के अनुसार किया जाता है। तो एकात्मक संविधान की विशेषता देखते हैं। सशक्त केंद्र सरकार सशक्त है, इसका मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार को कभी भी नीति निर्देश दे सकता है जिसे उसे मान्य होंगे। आर्टिकल 365, 355, 54
है ना, ये सब इससे रिलेटेड है। भारत में एक संविधान है, यानी कि दूसरा संविधान नहीं है, एक संविधान है। ये भी कठोरता है कि पूरे भारत में एक ही संविधान लागू होगा, एक तरीके से लागू होगा। एकल नागरिकता, एक ही नागरिकता है, कोई अलग अलग नागरिकता नहीं रख सकता। ये भी एक इसका एकात्मक रूप है, कठोर रूप है। संविधान का लचीलापन होना, संविधान जो हमारी एक रूपता क्या है संविधान में, कि हमारा संविधान सारे भारत में एक साथ लागू होता है। और संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं हमारे जो विशेष क्षेत्रों में विशेश तरीके से लागू किए जा सकते हैं, इसलिए लचीलापन भी है। उदाहरण के तौर पे अनुसूची 5 और अनुसूची 6 हम देख सकते हैं। एकीकृत नागरिक न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका का मतलब होता है कि न्यायपालिका अपनी एक अलग निकाय है जिसका एकीकृत रूप है। सबसे ऊपर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट, और तीनों कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के अंडर में रहती है, जो कि एक एकीकृत न्यायिक व्यवस्था कहलाती है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है, और जो राज्यों में क्या कार्य हो रहा है उसकी देखरेख करना और उसकी रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को भेजना। आर्टिकल आप 355 आर्टिकल इससे संबंधित है। अखिल भारतीय सेवाएं, भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये 3 अखिल भारतीय सेवा है जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और राज्य के पूरे भारत के किसी भाग में सेवा प्रदान करने के लिए भेजे जा सकते हैं। तो ये इसकी एक रूपता है। इसमें आर्टिकल 312 और 315 संबंधित है। आपातकाल के प्रावधान, आपातकालिक स्थिति में क्या हो सकता है, राज्य को अधिग्रहित कर सकती है, राज्यों की शक्ति को अधिग्रहित कर सकती है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार राज्य के क्षेत्र में पूरी तरीके से अपनी उसकी शक्ति को अपने हाथ में लेकर उसे संचालन कर सकती है प्रत्यक्ष रूप से। तो इसमें आर्टिकल 352, 56 और 60 आप देख सकते हैं। ये है एकीकृत। अब संघीय व्यवस्था देखते हैं कि शक्तियों का विभाजन है और सब लोग अलग अलग अपना काम कर रहे हैं, सभी इकाई। देखिए 2 सरकार, संघीय और राज्य सरकार, ये पहले थी, अब तीसरी सरकार और आ गई है जिसे कहते हैं स्थानीय निकाय, पंचायती व्यवस्था। शक्तियों का विभाजन है, विधायिका क्या करेगी, विधान बनाएगी, अच्छा, और जो कार्यपालिका है वो क्या करेगी, उन कानूनों को लागू करेगी, और जो न्यायपालिका है न्याय से संबंधित कार्य करेगी। सब अलग अलग है। लिखित संविधान है, कोई मौखिक नहीं है कि केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है, नहीं, नियमों के अनुसार ही करेगी। अगर नियम तोड़ती है तो केंद्र सरकार को भी घेरा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। बहुत सारे मुकदमे ऐसे हैं जो राज्य ने केंद्र पर कर रखे हैं। पासवान में जैसे कि जल विवाद को लेकर कुछ मुकदमे। संविधान की सर्वोच्चता, सबसे ऊँचा है भारत में संविधान। केंद्र सरकार अगर राज्य सरकार को अगर दबाना चाहे, या अब देखते हो कि केंद्र सरकार क्या होता है, इमरजेंसी लगा देती है, राष्ट्रपति शासन लगा देती है, जैसे भी कर्नाटका में भी लगा, तेलंगाना में भी लगा, गोवा का आप डिस्प्यूट देख सकते हो, उससे पहले अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड का डिस्प्यूट देख सकते हो। तो वहाँ पे सरकारें जो है वो खंडित कर दी थी उन्होंने, सरकारें जो डिसॉल्व कर दी थी पूरी विधानसभा, लेकिन वो राज्य सरकारें केंद्र सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बहाली करी। तो देखिए ये संविधान में जो कानून है इसके अनुसार उन्होंने बहाली करी। संविधान की कठोरता, बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं संविधान में जो बहुत कठोरता से ही अमेंडमेंट हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया GST का लागू होना। स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसमें विधायिका का और कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई नेताजी कोर्ट में नहीं बैठते हैं, ठीक है। द्विसदनीयता का मतलब हो गया 2 सदन है, एक तो जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है जिसे लोकसभा कहते हैं, और राज्य में उसे कहते हैं विधानसभा, और दूसरा होती है जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है जिसे राज्यसभा और राज्य परिषद कहते हैं राज्यों में। सही है, ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। यहाँ तक कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं हम थोड़ा। तो इसमें दे रखा, आप नीचे पढ़ सकते हो कि भारत में जो है दोनों व्यवस्था है, दोनों तरह की, ठीक है। सरकार, अगला चलता है सरकार का संसदीय रूप। भारत में संसदीय प्रकार की व्यवस्था रखी गई। इंपॉर्टेंट है, संसदीय प्रकार की व्यवस्था क्या है, सुन लीजिए, आप ये पढ़ लेना। देखिए संसदीय प्रकार की व्यवस्था यह है कि जनता जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को नहीं चुनने की, और संसद में के वो सदस्य कहलाए जाते हैं जो जनता द्वारा चुने जाते हैं आम चुनाव के तहत। लोकसभा की हम बात करते हैं जिसमें आप डायरेक्ट वोट डाल सकते हो, 18 साल से उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति उसमें वोट डाल सकता है। तो वोट डालने के बाद जो अपने प्रतिनिधि चुने विभिन्न
संसदीय क्षेत्र से वो संसद के सदस्य कहलाते हैं। उनमें जो सबसे ज़्यादा सदस्य जिस पार्टी के होते हैं उस पार्टी का जो नेता होता है उसे नेता घोषित कर दिया जाता है, सत्ताधारी दल का नेता, और उसे ही बाद में प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति क्या करते हैं, नियुक्त कर देते हैं। तो यह संसदीय प्रकार की प्रणाली। इसमें क्या होगा, जो संसद के सदस्य होंगे उसी में से ही मंत्री बनाए जाते हैं और वो मंत्री बन के एक मंत्री परिषद का गठन होता है। ये मंत्री परिषद हमेशा विधायिका का अभिन्न होगी और विधायिका के प्रति ही जिम्मेदार होगी, यानी कि सरकार जो है संसद में जवाबदेही होती है अपने कार्य की। पासवान में ये होती है संसदीय प्रकार की प्रणाली। और इसमें एक राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है, नाम मात्र का अध्यक्ष भी उसे कहते हैं, और या फिर जो है राष्ट्रपति के रूप में जिसे हम जानते हैं। बात समझ में, ये आपको समझ में आ गई होगी, इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट आप पढ़ लेना। ये मैंने आपको बता दिया। हमने संसदीय प्रकार की प्रणाली कहाँ से ली है, ब्रिटिश संसद से हमने संसदीय प्रकार की प्रणाली को लिया गया है। बात समझ में, ये चीज़ें हैं, एक बार जरूर लेना आप लोग बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला पॉइंट हम देखते हैं संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। देखिए इसमें कहा गया है, आप इसे पढ़ना, मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें क्या है कि संसद जो है सबसे सर्वोच्च संस्था कानून बनाने की, वो जो कानून बनाएगी वही पूरे देश में लागू होगा और राज्य सरकारों को भी वो कानून मानना ही पड़ेगा। बात समझ में। और संसद जो है किसी एक क्षेत्र या पूरे राष्ट्र के लिए एक साथ कानून बना सकती है। अब ये तो कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था हो गई, लेकिन क्या ये कानून सही से बन रहे हैं और इनका सही से पालन हो रहा है, इसे देखने के लिए न्यायपालिका स्थापित की गई। राज्य में राज्य हाई कोर्ट और केंद्र में सुप्रीम कोर्ट। तो उन दोनों के बीच में जो एक समन्वय स्थापित करने की भारतीय संविधान की व्यवस्था है उसे कहा गया है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। दोनों को समन्वय किया गया है। बात समझ में। आगे चल, अब जैसे कि मैं आपको कहूँ राम मंदिर का मामला है या 3 तलाक का मामला है, तो जो संसद ने कानून बनाए उन कानूनों को, जैसे 3 तलाक का मामला है, इसमें 3 तलाक के मामलों को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के अनुसार बनाए गए, संविधान के अनुसार बनाए गए कानूनों को प्राथमिकता दी और उसे 3 तलाक का जो कानून है उसे संवैधानिक रूप दिया। पसंद में ये सब चीज़ें इसी से ही जुड़ी हुई है। आगे चलते हैं, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। मैंने एकीकृत न्यायपालिका आपको बता दी है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, एकीकृत का मतलब हो गया एक पूरा ढांचा है, एक सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है वो नीचे तक सेशन कोर्ट तक चलते हैं, वही मान्य होते हैं। इनमें ज़्यादा हस्तक्षेप राजनीतिक रूप से नहीं होता। सरकार इनसे संबंधित कानून बना सकती है मोटे मोटे, लेकिन दिनचर्या के कार्य और इनसे संबंधित पदाधिकारियों की नियुक्ति और उनके कार्य का विभाजन जो है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय अपनी शक्तियों के अनुसार करता है। इसके अलावा स्वतंत्रता, इन्हें क्या स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि ये एक संवैधानिक पद कहा गया है। इन्हें पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाता है संसद में, वो जो बहुत कठिन होता है, आज तक किसी के विरुद्ध पारित नहीं हो पाया। और इनकी जो कार्यकाल है वो निश्चित होता है, इनकी सैलरी निर्धारित होती है, और जब ये पद पे है इनकी शक्तियों को घटा बढ़ाया नहीं जा सकता है। बात समझ में ये है, ये इनकी स्वतंत्रता दी गई है। और दूसरी चीज़ क्या है, इनकी अवमानना अगर कोई करता है तो उसके लिए दंड है। और इनका सेवानिवृत्त या रिटायर होने के बाद क्या है, ये कहीं पे भी किसी भी रूप से इनके कामकाज नहीं कर सकते, तो इसे स्वतंत्र रखा गया। इसके बाद 8वां विशेषता है हमारे संविधान के मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या होता है, जो राज्य द्वारा राज्य के नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। भारत में जो है भाग 3, भारतीय संविधान में भाग 3 में 14 से लेके और 36 तक भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का जो है मूल अधिकारों का प्रावधान है। इन्हें हम ग्रेट डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अभी आप मोटी मोटी चीज़ देखते रहिए, ठीक है। आगे हम चलते हैं, तो आगे हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हमारे भारतीय संविधान की एक विशेषता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, ये ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, ये ऐसे सिद्धांत होते हैं जिन्हें सरकारों को, जब अपना काम कर रही है सरकार या कोई कानून बना रही है, तो इन्हें मस्तिष्क में रखना होगा। इनके तहत, इन सिद्धांतों के आधार पर ही उसे कानून बनाने होंगे। वास्तव में हालांकि राज्य के नीति निर्देशक को लागू कराने के लिए कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। ये एक नैतिक जिम्मेदारी है सरकारों की कि वो इन सिद्धांतों को लागू करके इन सिद्धांतों के आधार पर कार्य करें। जैसे कि घर पे माँ बाप अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन आप बाहर जाके कंपलसरी नहीं है कि आप उन्हें सबको फॉलो करो, ठीक है ना।
तो लेकिन आपको बताए तो जाते हैं कि इस तरीके से आपको रहना है समाज में। ये अगला मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य होता है जैसे नागरिकों को अगर राज्य अगर कुछ अधिकार देती है तो फिर नागरिकों से भी अपेक्षा की जाती है कि वो राष्ट्र के विकास के लिए कुछ ऐसे कर्तव्य करेंगे जिससे संपूर्ण व्यवस्था का एक सुचारू रूप से संचालन किया जा सके, सरकारों का सहयोग हो, आपसी तालमेल हो, देश का समग्र विकास हो सके। अगला आता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य में बता चुका हूँ, राज्य में यानी कि राष्ट्र में विभिन्न धर्मों के हजारों धर्म हैं, हजारों पंथ हैं, उन सबको संरक्षण दिया जाएगा, समान संरक्षण दिया जाएगा, लेकिन राज्य का कोई घोषित धर्म नहीं होगा। ठीक है, उसे बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत। सभी धर्मों को इक्वल प्रोटेक्शन देगी, लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। अगला आता है सार्वभौमिक व समानाधिकार। इसका मतलब होता है कि सभी को एक समान वोट डालने का अधिकार होगा, निर्वाचन अधिकार होगा। मैंने आपको जब प्रीएम्बल बताया था पिछले वीडियो में, तो आप उसमें देखते हैं पॉलिटिकल राइट मैंने बताया, राजनीतिक समानता की बात जो कही गई थी वो इसी से ही उजागर होती है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए पहले हमारे यहाँ 21 साल से कम आयु का लोग वोट डालने का अधिकार नहीं था। 21 से अधिक वर्ष का ही व्यक्ति जो है वोट डाल सकता था, नागरिक वोट डाल सकता था। लेकिन 1989 में राजीव गांधी ने 61वां संविधान संशोधन करके और क्या किया है, अब इसकी आयु कितनी कर दी गई है, 21 से घटा के 18 वर्ष तक का जो हो चुका है या उससे अधिक वर्ष की आयु वाला कोई भी नागरिक जिसका वोटर आईडी कार्ड है और वोटर लिस्ट में एक नाम है, तो वो हर निकाय चुनाव में वोट डालने का अधिकारी है। इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये पूछा जाता है 61वां संविधान संशोधन कब हुआ, किसने किया, कैसे हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई आपको यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अभी हम विशेषता इसमें देख रहे हैं, अगली विशेषता हम इसमें देखते हैं एकल नागरिकता, यानी कि भारत की नागरिकता होगी। ऐसा नहीं होगा कि बिहारियन अलग, यूपीयन अलग, हरियाणियन अलग, ऐसी नागरिकता नहीं होगी जैसे यूएस में है। 53 राज्यों की अलग नागरिकता है और यूएसए की एक अलग नागरिकता, तो उन्हें 2 डॉक्यूमेंट अपने साथ रखने पड़ते हैं घूमने के लिए। हमारे भारत में क्या है, एक भारतीय नागरिकता, एक वोटर आईडी कार्ड लेकर आप कहीं घूम सकते हो, आधार कार्ड लेकर पूरे देश में कहीं घूम सकते हो। आपसे कोई भी राज्य, ऐसा नहीं कि आप बिहार से उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में जाओगे तो वहाँ की नागरिकता मांगी जाएगी आपसे, ऐसा कुछ नहीं है। स्वतंत्र निकाय, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि विधायिका, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका अलग अलग अंग हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र है, अपना कार्य स्वतंत्रता से करती है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास और भी स्वतंत्र निकाय है, जैसे कि भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग, इलेक्शन कमीशन और कई सारी संस्थाएं ऐसी है जो स्वतंत्र निकाय और स्वतंत्र रूप से राष्ट्र विकास में कार्य करती है। इसके बाद अगला है फीचर है आपातकाल का प्रावधान। भारत में 3 प्रकार का आपातकाल है। 352 जिसे राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं, उसके बाद आता है हमारा 356 जिसे राज्य आपातकाल बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। इसके बाद आता है वित्तीय आपातकाल जो 360 में है। इन्हें हम बाद में ग्रेट डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए हमें ओवरव्यू में फीचर्स देखने हैं। ये फीचर आपातकाल कब लगता है, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है या तो देश में या किसी राज्य में जो राजनीतिक व्यवस्था है या राज्य की जो व्यवस्था है, कानूनी जो व्यवस्था, वो भंग हो जाए या फिर वो डिस्टर्ब हो जाए। ऐसी स्थिति में विशेष प्रावधानों के तहत आपातकाल की व्यवस्था हो जाती है, जो राष्ट्रपति ही घोषित करता है, इसके लिए लागू करता है ऐसे। अगला आता है त्रिस्तरीय सरकारें। देखिए पहले 2 स्तरीय सरकारें थी। 1992 से पहले, 1992 से पहले भारत में 2 सरकार एग्जिस्ट करती थी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। लेकिन 73वें संविधान संशोधन 1992 से तीसरी त्रिस्तरीय सरकार को भी स्थापित कर दिया गया, जिसे बोलते हैं स्थानीय निकाय या पंचायती बोलते हैं, ग्रामीण पंचायत, शहरी पंचायत। ठीक है ना, 73वां 74वां संविधान संशोधन, इन्हें हम बाद में ग्रेट डिटेल में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। आगे बस हमारे पास यहीं तक ये फ़ीचर थे आज हमारे पास। तो बच्चों ये सारे फ़ीचर थे, ये एक एक करके फ़ीचर मैंने आपको ओवरव्यू बताया इन सारे फ़ीचर्स का। और आगे चल के हम इनमें से कुछ चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सेशन, आज का सेशन हम यहीं तक ही रखते हैं, जो हमने बेसिक फ़ीचर बताया। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा
और बच्चों ये हमारा जो चैनल है GS टुडे, इसे थोड़ा सा आप थोड़ा फेमस कर दीजिए प्लीज़। आप इसे शेयर कर दीजिए। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम सब लोग मिलके इतना प्रीशियस टाइम आपके लिए निकाल रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, सब कुछ फ्री मिल रहा है आपको, तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करा दीजिए कुछ चीज़ें, और जाके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये सारी चीज़ें पहुँचे और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो प्लीज़ ये आप हमारी तरफ से ये काम कर दीजिए। बाकी आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ फिर मिलूँगा मैं आपको। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।